हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत के मूल्यांकन के बारे में। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जॉन रॉयल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना कीजिए या फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सो गाइस, अब तक हमने आप लोगों के लिए जॉन रॉयल्स का जो न्याय का सिद्धांत था इसका विस्तृत वर्णन कर दिया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिला है। अब तक वो वीडियो 1200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देख ली है और उनका बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला है आप सभी की ऑन डिमांड पर, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। तो भाई ये आज की जो नई वीडियो है ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इग्नू के स्टूडेंट्स, वे सभी स्टूडेंट्स जो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो एसओएल में, एनसी वेब में, रेगुलर में या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन्हें जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन यानी उन्हें इसका आलोचना पढ़ना है। तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में रिकैप करवा देता हूँ, ताकि आपके मन में कुछ चीज़ें क्लियर हो कि हम किस चीज़ को आलोचना करेंगे, किस चीज़ की क्रिटिसाइज करेंगे। तो भाई जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत में दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जॉन रॉयल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में एक अज्ञानता की पर्दा की बात करी थी। ये अज्ञानता का पर्दा क्या है जरा मैं आप लोगों को बता दूं। तो भाई जॉन रॉयल्स ने अज्ञानता के पर्दे में अपना ये बताया था कि भाई जो भी शासक वर्ग है, जो भी व्यक्ति न्याय कर रहा है, जो भी व्यक्ति न्यायाधीश है, तो वो न्याय करने से पहले अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके जाए कि वो उसके सामने कौन व्यक्ति है, कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, वो ये सब कुछ बुलाकर अपने आप को कोई ऐसी स्थिति में ले जाए जहाँ वो कुछ नहीं जानता कि उसके सामने, उसके सम्मुख कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और ऐसी स्थिति में जब वो ले जाकर न्याय करेगा तो वो क्या होगा, वो न्यायपूर्ण होगा और वो सबके लिए फायदेमंद होगा। पहली चीज़ जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत में कि आपको ये याद रखनी है अपने दिमाग में। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, जॉन रॉयल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत बताया। जिस तरीके से आप सबने देखा था कि भाई अरस्तु ने भी अपना जो न्याय का सिद्धांत दिया था, तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि भाई जो अगर मुझे बांसुरी बांटने को कही जाए तो मैं केवल उन्हीं लोगों को बांसुरी बांटूंगा जिन्हें बांसुरी बजाने आती हो। यानी एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना और एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार ना करना। लेकिन जॉन रॉयल्स ने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उन्होंने ही उसके अंदर जिनकी विशेष ज़रूरत है उनका विशेष ख्याल रखने की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था जब सरकार सभी को अवसरों की समानता दे दे, यानी जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का अगर न्याय का संपूर्ण समाज में बंटवारा किया जा रहा है या जो भी प्राथमिक वस्तुएं उनका समाज में बंटवारा किया जा रहा है, तो भाई न्यायकर्ता को इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग वंचित रह जाएंगे उनके लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो भाई इन दोनों बातों की वजह से ही जॉन रॉयल्स के जो न्याय का सिद्धांत है इनकी की जाती है आलोचना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रॉयल्स के जो सिद्धांत की आलोचना दो तरीके के लोग करते हैं। सबसे पहली बात तो मार्क्सवादी भी इसकी आलोचना करते हैं और दूसरी बात इनकी आलोचना उदारवादी भी करते हैं। तो भाई कौन कौन से विचारक करते हैं इनके बारे में तो बात करेंगे। समाजवादी यानी मार्क्सवादी जो लोग हैं वो अपने अपने ढंग से क्या करते हैं, जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। दूसरे जो उदारवादी हैं वो जो कि ये मानते हैं कि भाई सरकार का जो हस्तक्षेप नियमित रूप से कम होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। सरकार का कार्य ये होता है कि वो शासन प्रबंधन पे अपना ध्यान दे। तो भाई वो भी उदारवादी लोग भी, क्योंकि जो जॉन रॉयल्स है वो खुद भी एक उदारवादी विचारक थे, तो अन्य उदारवादी सिद्धांत शास्त्री जो हैं वो भी इनके जो सिद्धांत है उनकी आलोचना करते हैं। तो चलिए भाई मार्क्सवाद की बात करते हैं पहले, कौन कौन से मार्क्सवादी सिद्धांत है। आपको पता है ये एक उदारवादी सिद्धांत शास्त्री थे, तो भाई मार्क्सवादी तो इनका आलोचना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो उदारवाद से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो मार्क्सवादी किस तरीके से इनकी आलोचना करते हैं और कौन कौन से सिद्धांत शास्त्री इनकी आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले मिल्टन फिस्क, आपको एक नाम ये याद रखना है। दूसरा नाम है आपके सामने रिचर्ड मिलर। तो भाई ये भी इनकी क्या करते हैं, जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनवाए हैं जिनके हिसाब से हम जॉन रॉयल्स की न्याय के सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं, और ये एक तरीके से मार्क्सवादी या समाजवादियों की ओर से की गई आलोचनाएं हैं। तो सबसे पहली बात, जॉन रॉयल्स के जो न्याय के सिद्धांत में क्या है, इसके अंदर डायरेक्टली कहा गया है विशेष अधिकार, और ये विशेष अधिकार क्या है, जो पूंजीवादी के समर्थक हैं
उनकी रक्षा करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मार्क्सवादी इनकी आलोचना इसलिए करते हैं जॉन रॉयल्स की कि भाई जॉन रॉयल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें पूंजीवादियों को क्या किया गया है, विशेष संरक्षण दिया गया है, इसीलिए जो मार्क्सवादी लोग हैं वो इनकी आलोचना करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई जो मार्क्सवादी लोग हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को एक हीन व्यवस्था मानते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है और इस वजह से जो समाज के लिए पूंजीवादी व्यवस्था ठीक नहीं है, दोषपूर्ण है, इसको हटा देनी चाहिए। तो भाई इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई जॉन रॉयल्स के मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री जितने भी हैं वो आलोचना करते हैं, क्योंकि मार्क्स उन्होंने क्या किया है, पूंजीवादियों को विशेष अधिकार का संरक्षण बताया है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में जॉन रॉयल्स ने क्या किया है कि भाई राज्य के जो वर्गीय चरित्र है उनको नकारने की कोशिश करी है। यानी जो जितने भी आप लोगों के मार्क्सवादी विचारक हैं वो एक ही बात कहते हैं कि राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। राज्य की संस्था के कारण ही हमेशा राज्य की जितनी भी संस्थाएं होती है उस पर क्या होता है, पूंजीवादी वर्ग का आधिपत्य होता है। और इसीलिए पूंजीवादी जो वर्ग है वो इन राज्य के यानी जो भी शासक करता है उन लोगों से ऐसी नियम, ऐसे कायदे कानून बनवाते हैं, ऐसी पुलिस बना रखी है, ऐसी आर्मी बना रखी है ताकि सिर्फ पूंजीवादी लोगों का ही समर्थन हो। पूंजीवादी लोगों को जब कभी भी ऐसा लगता है कि अब ये सरकार हमारे काम की नहीं है तो वो उस सरकार को गिरवा देते हैं और इस तरीके से सरकार को अपनी एक तरीके से प्रोटेक्शन के रूप में वो काम करते हैं। तो भाई जो मार्क्सवादी है उनका कहना है कि भाई जो जॉन रॉयल्स है उसने राज्य के वर्गीय चरित्र को नकारने की कोशिश की है, अर्थात इस बात को मानने से डायरेक्टली इनकार कर दिया कि राज्य जो है सिर्फ पूंजीपति का ही रक्षा करते हैं। उन्होंने क्या किया अपने सिद्धांत में, उन्होंने ये बात कही कि राज्य क्या करेगा, सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा और ऐसे लोग जो जिनका विकास नहीं हो पाता उनके लिए विशेष करा जाएगा, उनके लिए विशेष कराया जाएगा। तो इसमें क्या है, पूंजीवाद को उन्होंने समाप्त करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने समाज में पूंजीवाद को रहने के लिए ही कहा। इसीलिए जो उदारवादी लोग हैं वो इनकी आलोचना करते हैं और मार्क्सवादी भी करते हैं। उदारवादी उनकी आलोचना अभी नीचे बताएंगे हम कैसे करते हैं। मार्क्सवादी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आम जनता जो है वो उसके लिए यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए पूंजीवादी व्यवस्था में कोई हित नहीं होता और इसीलिए बहुत आसानी से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। ध्यान रखना है आप लोगों को, मार्क्सवाद क्या करते हैं, पूंजीवाद को एक स्वार्थहीन भावना मानते हैं, यानी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ के बात करने की कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसा वर्गीय चरित्र बनाना है, हमें राज्य जैसी संस्थाओं को खत्म करना है, क्योंकि जो ये राज्य है वो सिर्फ क्या करती है, पूंजीपतियों का ही समर्थन करती है, जैसा कि मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में आपको बताया। तीसरी बात जो जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं मार्क्सवादी, वो ये कहते हैं कि भाई जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत पे अगर हम चलते हैं तो भाई हम पूंजीवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था समाज में रहेगी और हर एक जो मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री है उनका लक्ष्य क्या होता है कि समाज की काया पलट करना और पूंजीवाद को समाप्त करना। जॉन रॉयल्स के अगर हम सिद्धांतों पे चलेंगे तो पूंजीवाद कभी समाप्त ही नहीं होगा। समाज में एक वर्ग यानी जो ताकतवर वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है, वो हमेशा गरीब और जो सर्वहारा वर्ग है उसका हमेशा क्या करता रहेगा, शोषण। सेकंड पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे कि भाई सरकार का जो वर्गीय ढांचा है, फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं वो कभी नहीं बदल सकता, यानी सरकार जो है उसका वर्गीय ढांचा कभी बदल ही नहीं सकता। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, मिल्टन फिस्क जो है इनकी आलोचना करते हैं। मिल्टन फिस्क क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जो संघर्ष के सिद्धांत ने हमारी क्या कर दी है, आंखें खोल दी है और अब जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो पहले से बदल चुका है। पूंजीवाद को जन्म देने वाला ये जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है ये पूर्णतः जो है ये किससे विपरीत है, जॉन रॉयल्स के सामाजिक जो न्याय का सिद्धांत है इससे बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। मिल्टन फिस्क क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया कि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, संघर्ष के मार्ग पे चल के ही मजदूर जो वर्ग है वो अपने हिसाब से अपने समाज में अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, न्याय की स्थापना कर सकता है या अपने न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकता है संघर्ष के कारण ही। अगर हम जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत पे करेंगे तो ऐसे लोग जिनका कभी विकास नहीं होता उन लोगों को क्या किया जाएगा, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे और उन विशेष अधिकार उनको मिलने की वजह से वो कभी भी सरकार की नीतियों का विरोध ही नहीं करेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में कहा था।
और हमेशा सामाजिक समझौते जो उदारवाद की कही जाती है, उदारवाद ने ही कहा है कि भैया हमेशा समाज में एक ऐसे वर्ग ने शासक को चुन लिया है सामाजिक समझौते के तहत, ताकि वो उसकी रक्षा करे, वो उसको कर दे। ये जो सामाजिक अनुबंध है, यानी दो समाज है, एक दो तरीके के वर्ग है समाज के अंदर। पहला अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग क्या करेगा, वो शासन संभालेगा, या ताकतवर वर्ग क्या करेगा, शासन संभालेगा। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग उससे उत्पादन करके इसे टैक्स भरेगा, ये इसकी रक्षा करेगा। तो ये सामाजिक समझौते का प्रतिपादन। तो मिल्टन फिस्क इसीलिए इनकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि भैया इस तरीके के समाज का अंत कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, उदारवादी जो है वो भी, उसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे जैसे मैकफर्सन है या फिर आपका बर्नर्ड फ्रिक, ये भी क्या करते हैं, जॉन रॉयल्स की जो न्याय की सिद्धांत है उसको उचित नहीं मानते और इसकी आलोचना करते हैं। सबसे पहले अज्ञानता की पर्दा की बात करेंगे हम। उन्होंने क्या किया, जॉन रॉयल्स ने अपने सिद्धांत में, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत दिया। और उदारवादी कहते हैं कि जो ये अज्ञानता का पर्दा है ये तर्कसंगत नहीं है। मैकफर्सन क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कहता है रॉयल्स की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने उदारवाद की सोच में संशोधन यानी कुछ परिवर्तन करने का महसूस किया, परंतु पूंजीवाद समाज में असमानताएं जरूर रहेंगी, हर एक समाज में असमानताएं जरूर रहेगी। हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता दे सकते हैं जिससे वो अपना विकास कर ले, पर ऐसे लोग जिनके लिए हम समाज में विशेष अधिकार दे रहे हैं या जिसके लिए विशेष कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा समाज निकम्मों का समाज हो जाएगा और राज्य के ऊपर क्या होगा, बोझ बढ़ जाएगा। राज्य ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मदद कैसे कर सकती है अगर पूरा समाज ही ऐसा करने लगे। हम पूंजीवादी व्यवस्था में असमानताएं तो देखेंगे ही, कुछ एक वर्ग हमेशा ही ऐसा पाए जाएंगे जो अमीर होंगे और कुछ एक ऐसे हमेशा ही होंगे जो क्या होंगे, गरीब होंगे। इसके साथ साथ कई उदारवादी जो विचारक है उनकी ये भी शिकायत रही है कि रॉयल्स ने सिर्फ आय का पुनः वितरण की बात करी है, उसने राजनीतिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों जैसे राजसत्ता इन सब की चर्चा की नहीं, सिर्फ आय के पुनः वितरण की बात करी। यानी दो लोग अगर एक जैसा काम करते हैं तो एक की ज़रूरत अगर ज़्यादा है तो एक को उससे ज़्यादा भी दिया जाए तो ये न्याय होगा। तो ये सिर्फ उन्होंने क्या किया, आय तक ही सीमित किया। इसे राजनीतिक शक्ति या फिर राजसत्ता यानी सत्ता के स्थान पे भी ऐसा होना चाहिए कि गरीब लोगों की भी शासन में भूमिका होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने सिद्धांत तर्क किया, ऐसी चीज़ें प्रस्तुत नहीं कही। इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो जॉन रॉयल्स ने जो अपने न्याय का सिद्धांत दिया वो एक उचित रूप में न्याय का सिद्धांत था ही नहीं। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भाई मार्क्सवादियों ने राज्य नामक संस्था को अपना देखने का उनका खास नज़रिया है। आप सबको स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि मार्क्सवाद जो है वो राज्य को क्या कहते हैं, ये एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसके जरिए पूंजीवादी वो जो वर्ग है वो समाज में अपनी पकड़ जो है उसको बनाए रखता है। और जॉन रॉयल्स जो है वो इसी बात से हम उनका मूल्यांकन करेंगे और इसी बात से हम उसको ध्यान में रखेंगे। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है जब जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। सबसे पहला, जॉन रॉयल्स जो है वो यथार्थ स्थिति के समर्थक नहीं है, यानी आज जो समाज में लोगों की स्थिति है उसमें परिवर्तन की बात नहीं करते। वो परिवर्तन कहते हैं कि कैसे हम लोगों की सिर्फ इतनी परिवर्तन की बात करते हैं, लोगों की स्थिति परिवर्तन नहीं, बस वो लोगों की कुछ बेसिक सी ज़रूरत है उसको परिवर्तन करने की बात करते हैं। लोगों की स्थिति जब बदलेगी जब लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब लोग अच्छे चिकित्सक से और अपनी संस्कृतियों की भी रक्षा कर पाएंगे। तो ये इस वजह से इनकी एक तो आलोचना होती है। अगली बात हम करेंगे कि वे एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें पूंजीवाद होते हुए भी समाजवाद का आदर्श आ जाता है। तो इसमें ना तो पूंजीवादी की तरफ पूरी तरीके से रहता है और ना ही वो पूरी तरीके से समाजवाद की तरफ रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो जॉन रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत है वो ना तो केवल पूंजीवाद का है ना समाजवाद का है, वो मिली जुला है और वो खिचड़ी पकी हुई है उसके अंदर। और इसके साथ साथ अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं जॉन रॉयल्स ने जो जॉन रॉयल्स के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो वह संवैधानिक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पक्षधर था। जैसा कि यहाँ पर स्वीडन के लुकोज ने कहा है कि प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत में विशेषकर न्याय खास तौर पर नैतिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। हर एक किसी भी समाज में देखेंगे न्याय का मतलब होता है नैतिक दृष्टिकोण, एक न्यायपूर्ण समाज का बंटवारा, हर एक चीज़ को उचित रूप से समझा जाए बिना किसी भेदभाव के। जॉन रॉयल्स की ये उपलब्धि ये रही कि उन्होंने न्याय के सिद्धांत की रचना करी जिसमें उदारवाद में उन्होंने क्या किया, कुछ परिवर्तन जरूर किया, परंतु इसको हम एक उचित न्याय के सिद्धांत के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि ये आय तक ही सीमित रहा।
इसीलिए इसे हम थोड़ा सा और एक कदम अहेड आएंगे और हम ये कह सकते हैं जो जॉन रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत है वो पूर्णतः अभी तक ठीक नहीं है, उसे हमें और भी अन्य क्षेत्रों में भी उसे लागू करना होगा, सिर्फ आय तक ही सीमित नहीं रखना। उसे हम राजनीतिक व्यवस्था, उसे हम आर्थिक व्यवस्था, साथ ही साथ पूंजी प्राप्त करने के जो अन्य व्यवस्था हैं उस पर भी हमें ध्यान अपना या दृष्टिकोण है वो लगाना होगा। सो गाइज यही थी आज आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये क्वेश्चन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आए तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इसको दोबारा देखिए। लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। अगर आप जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत को तैयार कर रहे हैं तो इसको भी तैयार जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी बात, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, और फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की क्लासेस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे और हमारा आपका जो संबंध है वो इसी तरीके से बना रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।